करें शुरू। टॉपिक था हमारा मध्य प्रदेश का गठन। ठीक है, शुरुआत हो रही है एमपी की, तो यहीं से स्टार्ट करते हुए हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, पहला चैप्टर जो हम लोगों का है, पहला टॉपिक है मध्य प्रदेश का गठन। ठीक है, किस तरीके से मध्य प्रदेश का गठन हुआ। ठीक है, 1947 से लेकर के 2022 तक जो आज का मध्य प्रदेश आप देखते हैं, ठीक है, किस तरीके से किन चरणों में उसका बनना प्रारंभ हुआ या किन चरणों में उसको बनाया गया। ठीक है, ये देखना है हम लोगों को। टॉपिक का क्या नाम है? मध्य प्रदेश का गठन। ठीक है, 3 स्टेप में हम इसे कवर करेंगे पूरे मध्य प्रदेश के गठन को। ठीक है, पहली स्टेप होगी 1947 से लेकर के 1956। ठीक है, 1947 से लेकर के 1956 तक का मध्य प्रदेश। इस टाइम पीरियड में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी, चाहे वो राजनीतिक रूप में देखें या ज्योग्राफिकल या। ठीक है, राजनीतिक रूप से मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी और भौगोलिक रूप से क्या स्थिति थी, पहला जो स्टेप होगा उसमें हम लोग कवर करेंगे। तो पहला स्टेप क्या है? 1947 से लेकर के 1956 तक का मध्य प्रदेश की स्थिति, ये देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेप होगी हमारी 1956। ठीक है, 1956 से 2000। ठीक है, 1956 से लेकर के सन 2000 तक मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी वो देखेंगे, उसको कवर करेंगे हम लोग। ठीक है, वही पॉइंट रहेंगे सेम, राजनीतिक स्थिति क्या थी और भौगोलिक स्थिति क्या होगी 1956 से 2000 के टाइम पीरियड के बीच में। ठीक है, इसके साथ में जो अगला लास्ट स्टेप 3 होगा वो होगा हमारा 2000 से लेकर के अब तक का जो मध्य प्रदेश है उसकी क्या स्थिति है, क्या उसमें बदलाव हुए। ठीक है, कुछ लिया गया हमसे, कुछ छीना गया हमसे, ठीक है, कुछ हमको दिया गया। ठीक है, तो ये सब कवर करेंगे हम तीनों स्टेप के अंदर। ठीक है, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन, यहां तक कोई डाउट? आगे बढ़े। ठीक है, फिर आता है राज्यों के बनने की पृष्ठभूमि। ठीक है, कि किस तरीके से राज्यों के गठन को शुरू किया गया। 1947 से या 1947 में जब हमको आजादी मिली, देश आजाद हुआ। ठीक है, ब्रिटिशर्स भारत को आजाद करते हैं और स्टेट का पार्टीशन होता है। ठीक है, या कंट्री का पार्टीशन होता है, डिवाइडेशन होता है, पाकिस्तान भारत से क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या मिलता है हमको, एक टूटा हुआ बिखरा हुआ राज्य या देश हमको सौंपा जाता है। सौंपा जाता है कि नहीं? जो कई छोटी छोटी रियासतों में या कई बड़ी रियासतों में क्या था, विभाजित था। अब सबसे बड़ा मुद्दा था इसका प्रशासन कैसे, विस्तार तो दूसरी बात है, विस्तार विस्तार और विकास, ठीक है, ये पीछे की बात है। ठीक है, सबसे पहला चैलेंज क्या था? सबसे पहला चैलेंज ये था कि किस तरीके से इस देश को, ठीक है, क्या किया जाए, एकीकृत किया जाए। क्यों किया जाए? कई रियासतें थी, कुछ भारतीय संघ में विलय को तैयार थी और कुछ सीधा इंकार कर रही थी। यही है ना, एक बीता जमीन नहीं देते आज के जमाने में, फिर तो तुम किसी से पूरा उसका राज्य मांग रहे हो। आसान काम थोड़ी है, दे सकते हो? हाँ, एक एक बीघा के लिए, ठीक है, लट चल जाते हैं, फिर तो किसी का पूरा तुम टेरिटरी मांग रहे हो उससे कि भाई ये से हमें दो। ठीक है, ये कोई आसान काम नहीं था। अंततः फिर क्या होता है कि अंतरिम सरकार गठित की जाती है भारत में 1947 में, डिवाइडेशन के बाद में। ठीक है, अंतरिम सरकार में आपको पता होगा संविधान कब कब लागू हुआ था हमारा, 1950 में। तो 1947 से 1950 का जो टाइम पीरियड था, ठीक है, इसी में भारतीय संघ को एकीकृत करने या जो राज्य थे, जो रियासतें थी, उनको मिलाने का कार्य प्रारंभ हुआ। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट? अब ये 3 साल का जो टाइम पीरियड था, मतलब 1947 से भारतीय संविधान लागू होने तक, इस टाइम पीरियड में हमें क्या करना था, राज्यों का एकीकरण करना था, देश को संगठित करना था। सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? वही कि कुछ लोग मानने को तैयार थे और कुछ नहीं थे, जो नहीं थे उनको भी मनाना था। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है कि पृष्ठभूमि तैयार की गई कि भाई प्रशासन, जो विकास है, जो विस्तार है, वो तो बाद में होगा। सबसे पहले जो चैलेंज है हमारे पास, वो चैलेंज क्या है? वो चैलेंज है प्रशासन व्यवस्था।
चैलेंज क्या है? प्रशासन व्यवस्था। और प्रशासन व्यवस्था ठीक तरीके से सुचारू रूप से चलाने के लिए देश को एक नए ढांचे में एकीकृत करना जरूरी था। यहां तक किसी को डाउट? तो राज्यों के बनने की पृष्ठभूमि वही बात यहाँ कही है कि डिवाइडेशन के बाद हमको एक ऐसा राष्ट्र बनाना था जो सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से कैसा हो? समान हो, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो। ऐसा नहीं कि भाई महाराष्ट्र या आप आंध्रा बना रहे हो तो उसको ऐसी जगह दे दो जहां से अच्छा राजस्व मिलता हो, अच्छा पैसा कमाते हो, खनन अच्छा होता हो। एक राज्य आप ऐसा बना दो जो बिल्कुल भुखमरी से ग्रसित हो, जहां पर जनता पीड़ित हो। क्या ऐसा देश चलता? नहीं चलता, असंतोष होता जनता में। ठीक है, तो कैसा राज्य बनाना था हमें, कैसा राष्ट्र बनाना था जो सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से क्या हो? समान हो और स्थायी हो। ये भी जरूरी था। ऐसा नहीं कि आपने एक ऐसा देश बना दिया कि भाई 3-5 साल चल गया, उसके बाद में कोई स्थायित्व का कोई गारंटी नहीं। ठीक है, तो स्थायित्व तब मिलता जब हर रूप से वो कैसे होते? समान होते। ठीक है, उसके बाद में फिर क्या हुआ कि स्रोत क्या होंगे? राज्यों को अगर आप गठित कर रहे हो तो कहीं ना कहीं से पावर चाहिए, शक्ति तो चाहिए आपको। और ये शक्ति कहां से मिलती है? भारतीय संविधान। भारतीय संविधान का भाग 1। ठीक है, भारतीय संविधान का भाग 1 क्या कहता है कि एक संघ होगा और उस संघ का क्या होगा? एक राज्य क्षेत्र होगा। अच्छा, संघ का नाम क्या होगा? यहाँ पे एक संघ होगा, मतलब एक संघ क्या होगा? भारत होगा। और उसका क्या होगा? राज्य क्षेत्र। मतलब एक संघ भारत होगा और उसके कई राज्य होंगे जिन्हें राज्य क्षेत्र कहा गया। यहां तक कोई डाउट? अनुच्छेद 1, संविधान के भाग में टोटल कितने अनुच्छेद हैं? 4। कितने आर्टिकल हैं? 4। पहला आर्टिकल या पहला अनुच्छेद कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। यहां इंग्लिश का एक लाइन, एक सेंटेंस ऐड कीजिए, इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट। और इसी को आपको याद रखना। क्यों रखना, अभी बताऊंगा मैं। किंतु भारत के किसी राज्य को संघ से अलग होने की स्वतंत्रता नहीं होगी। भारत किससे मिलकर बना होगा? ये मान लीजिए एक कोई देश है जिसको मान लिया क्या है? ये भारत है। ये भारत किससे मिलकर बना होगा? ये छोटे छोटे राज्यों से। यहां तक कोई डाउट? छोटे छोटे राज्यों से मिलकर एक संघ बनेगा जिसका क्या नाम होगा? भारत। भारत मिलकर के राज्य नहीं मिलेगा, बनाएगा। राज्य मिलकर के क्या बनाएंगे? भारत को। लेकिन किसी भी राज्य, अगर कोई भी राज्य कहता है कि हमको अब 8 साल 10 साल 20 साल बाद भारतीय संघ से अलग होना है, तो ये कंडीशन नहीं। अगर आप जुड़ चुके हैं तो फिर भारतीय संघ से अलग नहीं हो सकते। समझ में आया? तो बस यहां पर एक वर्ड कंफ्यूजन पैदा करता है, वो है अभी मैंने जो सेंटेंस कहा था, इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो यूनियन और एक शब्द आता है फेडरल। एक यूनियन और दूसरा, दोनों का मतलब क्या होता है? संघ। तो एक प्रश्न पूछा जाता है कंफ्यूजन के लिए कि भारत निम्न में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन संघ का, दूसरा यूनियन का, तीसरा फेडरल का। क्या होगा आंसर? क्या होगा? यूनियन। फेडरल क्यों नहीं होगा? फेडरल का मतलब भी तो संघ ही होता है ना। फेडरल इसलिए नहीं होगा क्योंकि फेडरल यूनियन का, यूनियन और फेडरल दोनों का मतलब संघ है। बट फेडरल क्या होता है? ये थोड़ा लचीला होता है। मतलब जो फेडरल व्यवस्था होती है, ठीक है, फेडरल व्यवस्था के अंतर्गत जो देश बनाया जाता है उसमें राज्यों को ये शक्ति होती है कि अगर वो चाहे तो उस यूनियन या उस संघ से क्या हो सकते हैं? अलग हो सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ का क्या कंडीशन रखी गई है कि आप चाहते हुए भी भारतीय संघ से अलग नहीं हो सकते। इसलिए ये जो फेडरल शब्द है ये भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या है? गलत है। अगर कंडीशन मिलती है आपको ऑप्शन में संघ है और यूनियन है, तो आप संघ को भी टिक ना करके क्या करेंगे? ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़े।
फिर आर्टिकल 2 कहता है कि भारत में नए राज्यों का गठन एवं प्रवेश। क्या कहता है आर्टिकल 2? कि भारत में नए राज्यों का प्रवेश और नए उन राज्यों का क्या गठन, ये निर्देश कौन देता है? आर्टिकल 2 अनुच्छेद 2 ये कहता है कि अगर भारतीय या भारत सरकार या भारत संसद चाहे किसी क्षेत्र को भारत में शामिल करना चाहे तो वो किसके अनुच्छेद के अंतर्गत कर सकती है? अनुच्छेद 2। आर्टिकल कौन सा? इसका सबसे अच्छा उदाहरण है गोवा। गोवा 1947 के बाद ही आया, पुर्तगालियों के कब्जे में था, यहां तक किसी को डाउट? तो गोवा को सम्मिलित किया गया और 1975 में इसको शामिल किया गया सिक्किम को, यहां तक कोई डाउट? आई थिंक 1961 में गोवा भारतीय संघ का हिस्सा बना, पुर्तगालियों से छीनकर गोवा को मिलाया गया और 1975 में सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया। आधार क्या था? अरे क्या आधार था? आर्टिकल 2। ठीक है, इसी अनुच्छेद में भारतीय संसद को यह शक्ति है कि वह भारत के किसी भी क्षेत्र को, भारत का कोई भी क्षेत्र दूसरे देश को दे सकती है और दूसरे देश का कोई भी क्षेत्र भारतीय संघ में शामिल कर सकती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण था बेरूवाड़ी। बताया था? क्या बताया था? बेरूवाड़ी। ये कहां स्थित था? ये पश्चिम बंगाल का, वेस्ट बंगाल का क्या था? ये क्षेत्र था जिसे एक्सचेंज किया गया किसके साथ? किसके साथ? बांग्लादेश। कब किया गया? 1960। यहां तक कोई डाउट? आगे बढ़े। फिर आता है आर्टिकल 3, आर्टिकल 3 अनुच्छेद 3। ठीक है, भारत में नए राज्यों की स्थापना, राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन तथा उसके नाम में परिवर्तन। समझ में आ रहा है? आर्टिकल 3 कहता है कि भारतीय संसद को यह शक्ति है कि वो राज्यों की स्थापना कर सकती है, राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। समझ में आ रहा है? मान लीजिए ये क्षेत्र ए है, वर्तमान में अभी ये किसका है? मध्य प्रदेश का हिस्सा है, लेकिन भारतीय संसद के पास शक्ति होगी कि अगर कोई समस्या आ रही है तो इस क्षेत्र का इतना हिस्सा किसको दे दे? वो महाराष्ट्र को। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल और उसके नाम में परिवर्तन। जैसे इसमें उदाहरण लिखा है, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग करके राज्य बनाया गया। आंध्र प्रदेश को विभाजित करके कौन सा राज्य बना था? 2014 में तेलंगाना। ठीक, ऐसा ही आपको पता होगा कि 1947 में बॉम्बे स्टेट था, जिसमें आते थे वर्तमान का महाराष्ट्र, गुजरात, आते थे कि नहीं आते? स्टेट का नाम क्या था? बॉम्बे स्टेट। ठीक है, लेकिन यही शक्ति का उपयोग करके राज्यों का जब पुनर्गठन किया गया तो बॉम्बे स्टेट से गुजरात को अलग राज्य बनाया गया और कुछ क्षेत्र बॉम्बे स्टेट का किसको दिया गया? गुजरात को अलग राज्य बना। किस आर्टिकल के तहत? यहां तक कोई डाउट? नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 4, आर्टिकल 4। क्या कहता है ये? देखिए, ये कहता है सिंपली कि 2/3 में किया गया परिवर्तन। ये 3 था आर्टिकल, आर्टिकल 2 में समझा के आया हूं। इनमें जो भी परिवर्तन होगा, क्या होगा? जो भी परिवर्तन होगा वो अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। संविधान क्लियर निकल के आ रहा है पॉइंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होता है, संविधान जो संशोधन होता है, किस आर्टिकल के तहत होता है? आर्टिकल 368 के तहत भारतीय संविधान में क्या होता है? कोई भी संशोधन होता है, कौन करता है? संसद करती है। इसके लिए एक कंडीशन बनती है कि संविधान संशोधन विशेष बहुमत के द्वारा ही होता है, जो नीचे लिखा हुआ है, क्योंकि संविधान संशोधन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। जबकि अनुच्छेद 2 और 3 में अगर कोई चेंजेस करने हैं, कोई भी परिवर्तन करना है, तो उसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है,
सामान्य बहुमत से ही वो क्या हो जाएगा, चेंजेस हो जाएंगे। संसद तो ये शक्ति है, इसलिए अगर पूछा जाए कि आर्टिकल 2 और 3 में अगर परिवर्तन किया जाता है तो क्या वो संविधान संशोधन कहलाएगा? कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। क्यों? क्यों? क्योंकि क्लियर स्पष्ट कर दिया गया है आर्टिकल 4 में कि 2 और 3 में किया गया परिवर्तन। ठीक, यहां तक कोई डाउट? आगे बढ़े। अब आती है पहली हमारी स्टेप जो सबसे स्टार्टिंग में डिस्कस की थी, क्या था? 1947 से 1956 के बीच भारत की स्थिति। अभी मध्य प्रदेश की स्थिति नहीं समझना, अभी समझना है भारत की स्थिति क्या थी, क्योंकि जब तक आप देश की स्थिति को नहीं समझेंगे आपको राज्य की स्थिति समझ में नहीं आना। समझ में आया? तो 1947 से 56 के बीच की स्थिति अगर हम लोग देखें तो भारत को कितने कैटेगरी में बांटा था? टोटल 4। कितने पार्ट में डिवाइडेड था? टोटल 4। ठीक है, 4 पार्टों में भारत विभाजित था। पहला पार्ट था पार्ट ए। पार्ट ए में क्या था? 216 रियासतें, 216 रियासतें प्लस ब्रिटिश भारतीय गवर्नर का क्षेत्र। भारत का वह क्षेत्र जहां पर डायरेक्टली शासन, डायरेक्टली होल्ड करता था कौन? ब्रिटिश गवर्नर, ब्रिटिश इंडियन गवर्नर या भारतीय, ठीक है, ब्रिटिश भारतीय गवर्नर जिस क्षेत्र को, जिस एरिया को डायरेक्टली होल्ड करता था, ठीक है, उसे क्या बोलते थे? ब्रिटिश भारतीय गवर्नर का क्षेत्र। तो ये जो क्षेत्र और उसके साथ में 216 रियासतें, इनको मिलाकर के बनाया गया था क्या? पार्ट ए। क्या बना था? ये नीचे वाले पॉइंट याद रखना, अभी जब गठन पढ़ेंगे, फॉर्मेशन जब समझेंगे तो ये चीजें बार बार टच होंगी। तो इतने एरिया को लेकर के कितने राज्य बनाए गए? 10। यहां तक कोई डाउट? नेक्स्ट जो पार्ट बनाया गया, पार्ट बी, कितने स्टेट्स, कितनी रियासतें शामिल थी? 275 रियासतें प्लस वह क्षेत्र, देश का वह क्षेत्र जिनमें राज्य और राज्य विधानमंडल काम कर रहे थे। 1947 के पहले भी आपको ज्ञात होना चाहिए कि भारत का कुछ क्षेत्र ऐसा था जहां पर विधानमंडल कार्यरत थे। समझ में आया? तो राज्य विधानमंडल वाला क्षेत्र और 275 रियासतें, इनको मिलाकर के बनाए गए टोटल कितने राज्य? 8 राज्य। नेक्स्ट पार्ट बनाया गया पार्ट सी, जिसमें टोटल कितनी रियासतें थी? 61। और ब्रिटिश भारत के आयुक्तों का शासन, मतलब उस समय भारत में कुछ ऐसा क्षेत्र भी था जहां पर ब्रिटिश गवर्नर रूल नहीं करता था। रूल कौन करता था? ब्रिटिश गवर्नर क्या कर देता था? अपने कमिश्नर्स, ठीक है, जो कमिश्नर, जो आयुक्त होते थे, उनको नियुक्त कर देता था। वो डायरेक्टली क्या करते थे? रूल करते थे। समझ में आया? तो ब्रिटिश वह क्षेत्र जहां पर ब्रिटिश कमिश्नर रूल कर रहे थे और उसके साथ में 61 रियासत है, इनको मिलाकर के कितने राज्य बनाए? पार्ट डी भी था जिसमें सिर्फ एक ही राज्य शामिल था और वो था अंडमान और निकोबार। समझ में आया? तो 1947, अच्छा ये भी समझना कि ये 1947 से 1950 तक जो व्यवस्था थी, यह एक अस्थायी व्यवस्था थी। क्या थी? अस्थायी व्यवस्था थी उस समय के लिए, उस टाइम पीरियड में प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए। यहां तक किसी को डाउट? तो पार्ट ए में टोटल कितने राज्य थे? 10। पार्ट बी में 8। पार्ट सी में, पार्ट डी में टोटल कितने? ये है 1947 में भारत की स्थिति। यहां तक कोई समझ? आगे बढ़। अब भारत की व्यवस्था का तो डिस्कशन कर लिया, अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, 1947 से 1956 तक मध्य प्रदेश की स्थिति। ये आता है हमारा पहला पॉइंट डिस्कशन का। पार्ट ए, टोटल कितनी रियासतें थी? अभी पीछे देख के आए, 216। कितनी रियासतें थी? इन 216 में से जो मध्य प्रदेश में शामिल थी वो कितनी थी? मध्य प्रदेश में टोटल कितनी शामिल थी? 14 रियासतें शामिल थी 216 में से, जिनमें मुख्य रूप से शामिल थी बघेलखंड, महाकौशल, बरार और छत्तीसगढ़ का कुछ इलाका या कुछ एरिया।
मैप से समझते हैं इसको। ये था पार्ट ए, ये क्या था? पार्ट ए। कितनी रियासतें थी टोटल? मध्य प्रदेश में कितनी थी टोटल? 14 रियासतें थी। कितने थी? 14 रियासतें थी। और उनमें से मुख्य कौन थी? पहला था बघेलखंड। पहला कौन सा हिस्सा था? बघेलखंड प्लस महाकौशल, ठीक है, प्लस महाकौशल। महाकौशल मतलब जबलपुर और जबलपुर के आसपास का क्षेत्र, इसको कहते थे महाकौशल। जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, ये वाले इलाके को, आसपास का जो इलाका था, इसको क्या कहते थे? इस एरिया को कहा जाता था महाकौशल। तो पहली रियासत बघेलखंड, महाकौशल और उसके साथ साथ में बरार, ठीक है, बरार और छत्तीसगढ़ का कुछ एरिया, ये क्या बनाते थे? हमारे पार्ट ए, जो कि मध्य प्रदेश में क्या था? शामिल था। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? आगे देखें। पहली रियासत कौन सी थी? बड़ी जो मुख्य रियासतें थी उनमें देखना, महाकौशल, दूसरी बरार, तीसरी बघेलखंड और नेक्स्ट छत्तीसगढ़। मोस्टली जो क्वेश्चन बनते हैं थोड़ा डीप में देखेंगे हम लोग किसको? महाकौशल को और बरार को, क्योंकि यही एरिया सबसे ज्यादा कवर किए था मध्य प्रदेश का जो पार्ट है सब। यहां तक कोई डाउट? आगे बढ़े। महाकौशल रियासत, महाकौशल रियासत की बात करें तो मैंने अभी बताया था, महाकौशल एरिया किसको कहेंगे आप? जबलपुर और उसके आसपास के क्षेत्र को क्या कहते थे हम लोग? महाकौशल। महाकौशल की बात करें तो इस पे अलग अलग समय में अलग अलग लोगों का अधिकार रहा है। सबसे पहले इस पे अधिकार किसका रहा है? पेशवाओं का। पेशवाओं के बाद आए सिंधिया और फिर आए भोसले। किस पर अधिकार की बात हो रही है? महाकौशल। सबसे पहले किसने शासन किया? यह है हमारा महाकौशल क्षेत्र, मान लीजिए, सपोज करो, एग्जैक्ट तो नहीं होगा, समझाने के लिए बताया, ठीक है। सबसे पहले किसने रूल किया यहां पर? पेशवाओं ने रूल किया। इनके बाद कौन आए? सिंधियास। इनके बाद कौन आए? भोसले। समझ में आया? अलग अलग टाइम पीरियड में। और इनमें से मराठा कौन थे? सिंधियास। अच्छा, कितने लोग कहते हैं कि पेशवा ही मराठा थे? हाथ उठाओ। जो कहते हैं कि पेशवा मराठा थे, ये दोनों नहीं थे। अच्छा चलो, 2 लोग 3 लोग मिले। कितने लोग कहते हैं कि सिंधिया बस मराठा थे या भोसले बस मराठा थे, पेशवा नहीं थे? क्या मैं कह सकता हूं कि मोस्टली या ज्यादातर अधिक समय तक महाकौशल पर किसने राज किया? मराठाओं ने राज किया। क्यों? क्योंकि ये तीनों इकाइयां थी किसकी? मराठाओं की। जैसे आपने सुना होगा सिसोदिया, परमार, चौहान, गहलोत, ये क्या होते हैं? राजवंश, राजपूत होते हैं। राजपूतों की फिर ये इकाइयां। ऐसे ही पेशवा, सिंधिया, भोसले, गायकवाड़, ये क्या है? सब मराठा है। समझ में आया? हाँ, पवार भी, ठीक है। मोस्टली देवास वाला जो एरिया है वहां पवारों ने शासन किया, छोटी पाती बड़ी पाती करके बोल। यहां तक किसी को डाउट? क्या बताया मैंने कि सबसे पहले शासन किसने किया? पेशवाओं ने, फिर सिंधिया आए, फिर भोसले आए। इसके बाद आते हैं हमारे कौन? अंग्रेज। और अंग्रेज क्या करते हैं? इस जो रीजन था महाकौशल, इसको मराठाओं से छीन करके अपने अधीन कर लेते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं? इसको थोड़ा समझो। ये महाकौशल, ठीक है, महाकौशल। अभी राज कौन कर रहे होंगे? भोसले। लास्ट मराठा कौन थे? भोसले।
अब आते हैं अंग्रेज। आपको पता होगा, एक जनरली समझ लो, सन आता है कौन सा, 1817-18, ठीक है, 1817-1818। यहां होता है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में क्या होता है, यहां इस युद्ध के बाद क्या होता है, मराठाओं की अंग्रेजों से क्या होती है, मराठा और अंग्रेजों के बीच में क्या होता है, युद्ध होता है, जिसमें परिणाम क्या निकलता है, मराठाओं की हार होती है और यहीं से मराठा साम्राज्य या जो मराठा डायनेस्टी थी वो टूट जाती है और अंग्रेज जो थे अब भारत पर अपना प्रभुत्व जमाना शुरू कर देते हैं। तो 1818 में जैसे ही मराठाओं की शक्ति कमजोर हुई, अब किसकी शक्ति बढ़ेगी, अंग्रेजों की। अब अंग्रेज क्या करते हैं, महाकौशल से तो भोंसले जो राज कर रहे थे इनको हराते हैं, इसके साथ साथ में जैसे मान लीजिए ये जबलपुर और कटनी वाला एरिया है, ठीक है, ये जबलपुर और कटनी वाला एरिया, यहां से अंग्रेज क्या करते हैं कि ये सागर और यहां से दमोह, ये हो गया सागर और ये दमोह, इस वाले क्षेत्र को भी क्या करते हैं, अंग्रेज जीत लेते हैं या अपने अधिकार क्षेत्र में। महाकौशल प्लस सागर प्लस दमोह। आपको पता होगा ये महाकौशल एरिया में ही एक छोटा सा किला है, कौन सा, अनूपपुर, कौन सा, अनूपपुर। ये सतपुड़ा पर्वतमाला से यहां निकलती एक नदी, क्या नाम है, नर्मदा। तो अंग्रेज इस पूरे क्षेत्र को जीत करके एक नया नाम देते हैं और इस क्षेत्र का नाम रखते हैं नर्मदा। ये पूरे एरिया का नाम क्या रख दिया उन्होंने, महाकौशल से नर्मदा, और प्लस ये वाला क्षेत्र जीता उन्होंने सागर दमोह वाला। तो क्या इसका नामकरण क्या किया, नर्मदा, सागर, और अंग्रेज थे तो टेरिटरीज तो बोलेंगे। यहां तक कोई डाउट, अंग्रेजों ने क्या नाम दिया अब इसका, महाकौशल ना हो करके अब ये कहलाया पूरा क्षेत्र नर्मदा, और सागर दमोह वाला भी क्षेत्र जीता उन्होंने, दोनों को मर्ज करके एक नई टेरिटरी बनाई, नर्मदा सागर टेरिटरी। ये पृष्ठभूमि किसकी पढ़ रहे हैं, इतिहास किसका पढ़ रहे हैं हम लोग, पार्ट ए में जो शामिल रियासत थी महाकौशल। यहां तक कोई डाउट, कोई डाउट, तो अब कंफ्यूजन तो नहीं होगा। देखो वही चीज आ गई, अब अंग्रेजों ने नागपुर से भोंसले को हराकर नर्मदा सागर, देखो यहां तक ये छोड़ो, ये पहले डिस्कशन हो गया, ठीक, नर्मदा सागर टेरिटरीज नाम रखा। यहां तक कोई डाउट, समझ में आया किस तरीके से नर्मदा सागर टेरिटरीज बनी थी। अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक अंग्रेजों के क्षेत्र में, अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में कौन सा हिस्सा था, महाकौशल और सागर दमोह वाला एरिया। इसका नामकरण क्या हो गया था, तो इसको मैं साफ कर दूं ये पूरे को। अब इस पूरे क्षेत्र से आप क्या कहेंगे, नर्मदा सागर टेरिटरीज। आया समझ। अब आता है समय 1856 से 1860 का। 1856 से 1860 का, इस समय में जो अंग्रेज गवर्नर था लॉर्ड डलहौजी, नाम सुना होगा आप लोगों ने, उसकी एक नीति बड़ी चरम पे थी और वो थी कौन सी, हड़प नीति। चल रही थी कि नहीं, उसका सिंपल सा सिद्धांत था कि वही भाई कोई भी भारत की रियासत अगर उसका राजा बिना किसी पुत्र के मर जाता है तो क्या करेंगे, हम उसे अंग्रेजी शासन में मिला लेंगे। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। यहां तक डाउट किसी। अब ये सिंपल जो इसका कॉन्सेप्ट चल रहा था, इसमें सबसे पहले कौन मिला, सतारा, जैतपुर, संभल, उदयपुर, झांसी, नागपुर, और लास्ट में मिला था अवध।
ये जो 7 स्टेट थे इनको कैसे मिला लिया कि भाई इनके जो राजा थे उनकी डेथ हो जाती है, इनका कोई पुत्र है नहीं, तो अब ये डायरेक्टली किसके अंडर में आ जाएंगे? अंग्रेजी शासन व्यवस्था, ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण क्षेत्र में आ गए। तो सबसे पहले क्या गया? सतारा, जैतपुर गया, संभल गया, उदयपुर गया, झांसी गया। ये मैंने आपको जनरली याद करने के लिए बता दिया, हमें मतलब है नागपुर से। तो नागपुर के जो राजा थे उनकी डेथ हो जाती है और उनका कोई पुत्र नहीं था। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि नागपुर कहां जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण क्षेत्र में जाएगा। क्यों? किस कारण से? हड़प नीति के कारण से। समझ में आया? तो वही चीज यहां कही है कि 2 नवंबर 1861 को, 2 नवंबर 1861 को ये है नागपुर, या जिसे कह सकते हैं महाराष्ट्र का विदर्भ एरिया। महाराष्ट्र का कौन सा एरिया? विदर्भ। इसकी राजधानी क्या होती थी? नागपुर। क्या हुआ 1861 में से? 2 नवंबर 1861 में से क्या किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश शासन में इसको मिला लिया गया। समझ में आया? अब देखो यहां से शुरुआत हुई थी, सबसे पहले ये गया ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, फिर ये हिस्सा गया और लास्ट में फिर नागपुर रीजन गया। यहां तक किसी को डाउट? इसी समय में आपको पता होगा जब जैसे ही अवध हड़प नीति के तहत कहां जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाता है। वैसे ही ये 6 राज्य चले गए थे, तो वैसे ही इनमें आक्रोश था। जो लोकल के नेता थे, पॉलिटिकल लीडर थे, तो भाई किसी से किसी की पावर छीनोगे, कोई हिस्सा छीनोगे, रोजी रोटी उसकी छीनोगे, तो गुस्सा ही आएगा उसे। अब क्योंकि इतने शक्तिशाली नहीं थे तो गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन दबाए हुए रखे थे उससे। ब्रिटिश साम्राज्य था, नहीं लड़ सकते थे उसके सामने, लेकिन अंदर टीस तो भरी थी। तो ये कई सारे ये जो टीसें थी आखिरी में उबाल मारी कब? 1857 में। और फिर होता है 1857 का गदर। 1857 की क्रांति होती है कि नहीं? होने के बाद में क्या होता है कि काफी सारा नुकसान होता है ईस्ट इंडिया कंपनी को। किसको नुकसान होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी को। लेकिन जैसे तैसे इस क्रांति को दबा दिया जाता है, दमन कर दिया जाता है अंग्रेजों द्वारा। लेकिन इस नुकसान के मद्देनजर जो अंग्रेज या जो ब्रिटेन में सत्ता बैठी हुई थी, जो राजा बैठे हुए थे, वो समझ जाते हैं कि अब ज्यादा दिनों तक ईस्ट इंडिया कंपनी के सहारे भारत की नियंत्रण व्यवस्था नहीं चलाई जा सकती। तो वो लोग क्या करते हैं फिर? वो कहते हैं कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हम यहां से खत्म करते हैं। कब? 1860 के करीब, 1860 और 61 के करीब। अब ये जो पूरी सत्ता की बागडोर थी ये किसके हाथ में जाती है? ब्रिटिश क्राउन। किसके हाथ में? ब्रिटिश क्राउन, इंग्लैंड की महारानी के पास ये क्या चली जाती है? पूरी सत्ता की बागडोर चली जाती है। अब ये जो गलतियां थी जिसके कारण 1857 की क्रांति हुई थी, उन गलतियों पर डिस्कशन करके एक एक्ट लाया जाता है 1861 में, भारत सुधार अधिनियम। और इस एक्ट के तहत एक नए तरीके से भारत की प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारने की कोशिश की जाती है। अब 2 नवंबर 1861 से पहले की बात करें, पहले की अगर हम बात करें तो ये क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? ये वाला जो क्षेत्र था ये था नर्मदा सागर टेरिटरी। ये भले ही शामिल कर लिया था, लेकिन नाम था नागपुर। भले ही ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला गया था, नाम क्या था? नागपुर। 1861 में जब सुधार अधिनियम आता है और नए तरीके से भारत में प्रशासनिक व्यवस्था की जाती है, स्थापना की जाती है उसकी, तो इस क्षेत्र को भी तो बिल में कहते हैं कि भाई ये काम करो, ये वाला जो नर्मदा सागर टेरिटरीज है इसमें ही आप मिला दीजिए किसको? विदर्भ रीजन को या नागपुर रीजन। और इसका नया नाम रखते हैं वो सेंट्रल प्रोविंस। क्या रखते हैं? क्या नाम पड़ जाता है? सेंट्रल प्रोविंस। यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बताओ, डाउट नहीं आना चाहिए बस। यहां तक कोई डाउट?
2 नवंबर 1861 से पहले इस क्षेत्र को क्या कहते थे? नर्मदा सागर टेरिटरी। इसको क्या बोलते थे? विदर्भ या नागपुर क्षेत्र। भले ही ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, समझ में आ रहा है? लेकिन जब सुधार अधिनियम आया 1861 में, तो इस पूरे नागपुर एरिया, विदर्भ एरिया को किसमें मिला दिया? नर्मदा सागर टेरिटरी। उन्होंने कहा कि ये नाम भी हम खत्म करते हैं, अब इस पूरे क्षेत्र को कहा जाएगा सेंट्रल। आया समझ में? अब समझ में आ रहा होगा कि 1947 का जो हम लोग डायरेक्टली उठा के पढ़ते हैं कि सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, तो पता होना चाहिए कि सेंट्रल प्रोविंस बनने की कहानी क्या है। यहां तक किसी को कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सेंट्रल प्रोविंस पे। एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं इस पे, सेंट्रल प्रोविंस। अच्छा चलो इसको आगे बढ़ाते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि सेंट्रल, हमारे पास जो पार्ट ए में 14 रियासतें मिलाकर के क्या बनाया था? सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। तो मैंने कहा था ये डिस्कशन तो हम लोग कर चुके हैं, थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे बरार के ऊपर कि इसका क्या बैकग्राउंड था बरार का। ट्राई कर लो, अगर साथ में बना लो तो। छोटा सा मध्य प्रदेश समझने के लिए कंप्लीट नहीं करूंगा इसको, ठीक है? ये मध्य प्रदेश है और ये है इसका अधूरा मध्य प्रदेश, ठीक है? जितना जरूरी है इसलिए मैंने बताया कि ये जो एरिया है ये है दक्षिणी, दक्षिणी एरिया है। समझ में आया? चलो कंप्लीट कर देते हैं, कुछ ऐसा देख रहे हैं। ये दक्षिणी जो एरिया है, और यहां पर मध्य प्रदेश का पड़ता है एरिया निमाड़ अंचल, खंडवा, खरगोन, बड़वानी और बुरहानपुर, इसको क्या कहते हैं? और यहाँ है होशंगाबाद और बैतूल। इसके जस्ट जो नीचे का एरिया था, ये वाला एरिया, इसको कहते थे बरार। क्या बोलते थे? क्या नाम था इसका? बरार, ठीक है? यहां तक किसी को कोई डाउट? कौन से क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम लोग? बरार। ये बरार वाला जो क्षेत्र था 1902 से पहले, तारीख है 5 नवंबर, 5 नवंबर 1902 से पहले ये जो बरार वाला क्षेत्र था, ये अधीन था हैदराबादी निजाम के। किसके अधीन था? हैदराबादी निजाम के अधीन था, डायरेक्टली होल्ड करता था उसको। अब ये बरार क्षेत्र और लगभग हैदराबाद, यहाँ दूरी काफी अधिक थी, दूरी काफी अधिक थी। और ये जो एरिया है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये मध्य प्रदेश का बैकवर्ड एरिया है। पानी की भी कमी है, फसलें ज्यादा होती नहीं है, जंगल हैं, पहाड़ हैं, तो रखे हुए थे। लेकिन ऐसा कोई इनको राजस्व नहीं मिलता था, कोई फायदा नहीं होता था इस एरिया को। देखने में अच्छा लगता था, अरे हैदराबाद फैला हुआ देखो कहाँ तक, खंडवा खरगोन। और कुछ और भी रीजन थे, मराठाओं ने बहुत मारा था इनको, निजामों को। यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे, वाकई में इसको बहुत परेशान किया था इस वाले एरिया में। किसने? मराठाओं ने। क्यों? रास्ता यही था दक्कन में आने जाने का। तो अंग्रेज हैदराबादी निजाम को एक ऑफर देते हैं। अच्छा, इस समय हैदराबाद का निजाम था महबूब अली खान। नाम भी बड़ा अच्छा है। क्या नाम था? महबूब अली खान, ठीक है? दूसरा इसको कहा जाता है, दूसरा नाम भी है आसफ खान। क्या नाम का दूसरा, क्या नाम है? आसफ खान। पहला नाम, या फिर बोल सकते हैं पहला नाम आसफ अली का, या आसफ जहां खां, कुछ वो बुक में आसफ जहां खां लिखा हुआ, और निकनेम महबूब अली खान, ठीक है? तारीख 5 नवंबर 1902। ये हैदराबाद का छठवां निजाम था। हैदराबाद का छठवां निजाम कौन? महबूब अली खां या आसफ जहां खां। ये किसको अंडर में लिया था? बरार वाले क्षेत्र। अंग्रेज इसको एक ऑफर देते हैं कि निजाम तो सब लोग समझते हैं, कंफ्यूजन तो नहीं हो। निजाम का मतलब होता है राजा या महाराजा। जैसे हिंदी में हम लोग सिंपली कहते हैं कि ये फलाने देश का राजा है या महाराजा, ऐसा ही कहते थे कि हैदराबाद का जो राजा है उसे निजाम बोलते थे, ठीक है? कोई डाउट यहाँ तक? तो अंग्रेज ऑफर देते हैं कि निजाम साहब,
ये जो आपका एरिया है बरार वाला जो क्षेत्र है, क्योंकि ये लग रहा था उनके किससे, सेंट्रल प्रोविंस से लगा हुआ था, उससे सटा हुआ था, तो ये जो क्षेत्र है ये आप हमें दे दीजिए। तो निजाम ने कहा क्यों दे दे भाई तुम्हें? तो वो कहते हैं कि आपका वैसे ही जो राजधानी हैदराबाद है वो यहाँ से काफी दूर है, आपको कैसे कोई ऐसा इसका उपयोग तो होता नहीं है, वैसे भी बैकवर्ड एरिया है, जंगल है, पानी है नहीं, बहुत गहराई पे है, तो आप यहाँ राजस्व की खेती भी नहीं हो पाती जिससे राजस्व हो सके। ऐसा कोई और भी रीजन नहीं है कि भाई यहाँ आप उद्योग लगाए हो या कोई खनिज निकलता हो। जाम ये लोग फिर ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाते थे। जाम ने कहा बोल तो सही रहे हो, दे देते हैं तुम्हें, क्या साहब इसके बदले में क्या मिलेगा हमें? उन्होंने कहा ये किराए पे दे दो हमें, जैसे लीज बोलते हैं ना, तो उन्होंने कहा इस जगह को हमें आप लीज पे दे दो, अंग्रेजों ने कहा। तो दिमाग शातिर होता है अंग्रेजों, समझिए। तो क्या कहा कि लीज पे दे दो इस जगह को, उन्होंने कहा ठीक है कितना किराया दोगे, तो उनमें सेटलमेंट हो गया, कितना किराया हम आपको देंगे, इस जमीन को हमने क्या ले लिया आपसे, किराए पे ले लिया। इतना तो जानते हैं हम लोग कि जब किराए पे कोई जमीन ली गई है और पूरे सत्ता में पावर में कौन है, अंग्रेज है, पूरे देश में तहलका मचा हुआ है, तो इसको छोड़ेंगे? ये तो उनका पैंतरा था। लास्ट में फिर 1903 के करीब लॉर्ड कर्जन आता है, 1 या 1.5 साल बाद, वो कहता है निजाम जी को कि अब किराया बंद, ठीक है, और ये मकान अब हमारा हुआ। कौन सा मकान? बरार वाला क्षेत्र। तो अब पूरी तरीके से लीज पर भी ना होकर के बरार किसमें मिल जाता है, नहीं मिलता, अंग्रेजी सत्ता में मिल जाता है। फिर 1936 का समय आता है, समय कौन सा आएगा, 1936, और यहाँ पर भारत को एक नए सिरे से अंग्रेजों की विदाई की तैयारी शुरू हो चुकी है। अब भारत को एक नए तरीके से गठित करने का जो प्रक्रिया है वो भी आरंभ हो चली है, क्या होने की शुरुआत हो गई है। तो 1936 में एक आता है बड़ा फेमस अधिनियम एक्ट है, भारत शासन अधिनियम। कौन सा आता है, भारत शासन अधिनियम, कौन सा, 1936। और इस अधिनियम में अब कहा जाता है कि भाई जो सेंट्रल प्रोविंस है और नीचे वाला जो क्षेत्र है इसको हम क्या कहेंगे, बरार। तो एक नए राज्य का गठन होता है, सीपी एंड बरार। यहां तक किसी को डाउट, समझ में आया कि नहीं? बरार की हिस्ट्री पता चली, सीपी की हिस्ट्री पता चली, कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़े। अब देखो हमारा पॉइंट आता है सेंट्रल प्रोविंस। अब अंग्रेजों ने नागपुर से भोंसले को हराकर नर्मदा सागर टेरिटरीज का नाम बदलकर कब रखा, नवंबर का मध्य प्रदेश का बड़ा घनिष्ठ है कि नहीं? तो देखो कितना पुराना है, 61 में भी नवंबर था, 56 में भी नवंबर था, तो 2000 में भी नवंबर, ठीक है। तो नाम बदल कर क्या कर दिया, सेंट्रल प्रोविंस। इससे पहले क्या था, नर्मदा सागर। पूछा जाए आपसे कि सेंट्रल प्रोविंस का नाम कब सेंट्रल प्रोविंस किया गया, तो 2 नवंबर 1861। इससे पहले इसका क्या नाम था, नर्मदा सागर टेरिटरी, ठीक है, प्रोविंस कर दिया। एवं बरार को 1936 में हैदराबादी निजाम से छीनकर सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, इसमें ये थोड़ा गलत लिखा गया है, शामिल तो हो गया था कब, किराए पे तो आ गया था 1902 में, पूरी तरीके से आ गया था 3 और 4 में, लेकिन दोनों को मर्ज कब किया था, मर्ज किया था 1936 में, किस अधिनियम के तहत, भारत शासन अधिनियम। यहां तक कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके फैक्ट आते हैं एक एक लाइन के। कुल रियासतें कितनी थी, अभी डिस्कस किए, टोटल रियासतें 14, टोटल संभाग कितने थे, 5 संभाग थे, कुल जिले थे 22, किसमें, मध्य प्रदेश, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। राजधानी क्या थी, नागपुर, राजधानी क्या थी, नागपुर। पहले मुख्यमंत्री कौन थे, श्री पंडित रविशंकर शुक्ल। पार्ट ए, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के पहले मुख्यमंत्री का नाम, और जो प्रशासनिक मुखिया होगा वो कौन, राज्यपाल कौन थे, श्री ई राघवेंद्र राव। यहां तक कोई डाउट?
ये फैक्चुअल चीजें याद हुई कि नहीं? कुल रियासतें कितनी थी पार्ट ए? एक सुन लो पहले, पार्ट ए के अंतर्गत सीपी एंड बरार में कुल रियासतें कितनी थी? जिले कितने थे? जिले 22, संभाग 5, संभाग पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल और पहले राज्यपाल ई राघवेंद्र राव। अब बताओ यहां तक इस हिस्से में कोई डाउट हो तो? एनी डाउट? कोई किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। बताओ नहीं आगे बढ़ता हूं फिर। क्लियर है? आगे बढ़े? सबको क्लियर है? क्वेश्चन पूछ लूं? ठीक है, अब नहीं पूछूंगा, कॉन्फिडेंस से आंसर दिया तुम लोग। अब आता है पार्ट बी। कौन सा आता है? अब आपसे एक क्वेश्चन है, ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल देखते हैं। पार्ट बी में रियासतों को मारो गोली, नहीं पूछते हैं कौन कौन सी रियासतें थी, कितनी थी। ये बताओ पार्ट बी में जो मध्य प्रदेश का हिस्सा लिया गया था, या जो पार्ट बी में मध्य प्रदेश का हिस्सा शामिल था, रियासतों के अलावा कौन सा एरिया आएगा इसमें? हाथ उठाना, बस आंसर मत देना, हाथ उठाओ। 1 2 3, अभी कुछ लोग रजिस्टर देख रहे हैं, 4, ठीक है, कुछ लोग रजिस्टर देख रहे हैं, जिनको आंसर पता है उन्होंने हाथ उठा दिया। कुछ को समझ ही नहीं आ रहा है कि प्रश्न क्या पूछ लिया है। क्यों? होंगे इसमें 8-10 तो होंगे जिनको समझ नहीं आ रहा हो कि प्रश्न क्या पूछ लिया और कहां से जवाब दें। हवा से पूछा है प्रश्न? अच्छा, अभी पढ़ा है ना मैंने? चलिए बताइए, आप बताइए। हाँ, रियासतों के अलावा पार्ट बी में कौन सा हिस्सा शामिल होगा? अरे मैं ग्वालियर रियासत का थोड़ी ना पूछ रहा हूं, मैंने तो ये कहा रियासतों को मारो गोली, ध्यान ही मत दो रियासतों में। मैं तो बस ये पूछ रहा हूं कि रियासतों के अलावा कौन सा हिस्सा शामिल होगा। हाँ बताइए पीछे। हम्म, ये पहले का पढ़ा हुआ है। मैं जो पूछ रहा हूँ वो तुम बता ही नहीं रहे। उनका आंसर है मालवा यूनियन। अभी मैंने पढ़ा है क्या मालवा यूनियन? नहीं पढ़ा है ना, मैं तो पार्ट बी पे बात कर रहा हूँ अभी। तुम लोग कहाँ ग्वालियर रियासत तो मालवा उस पे जा रहे हो। मेरा सिंपल से फिर से क्वेश्चन सुनो कि पार्ट बी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, और पार्ट बी में रियासतें शामिल होंगी, ऑब्वियसली बात है। रियासतों के अलावा भी कुछ हिस्सा शामिल होगा, मैं उस हिस्से का नाम जानना चाह रहा हूँ। कौन सा होगा बताइए? बिल्कुल राइट, गुड। कौन सा हिस्सा? रियासतें तो गई, इनको तो छोड़ो, ये तो होना ही है शामिल। राज्य विधानमंडल, कौन सा हिस्सा शामिल होगा? हाँ, आगे पाठ और पीछे सपाट वाली कहानी चल रही है यहाँ पे। एक स्लाइड निकाल दी थी तो जल्दी से फटाफट आंसर दे दिया कि सर मध्य प्रांत, मालवा यूनियन, उसके साथ सिंधिया, होलकर। पूछ रहा हूँ वो तो सुनो। समझ में आया? इसलिए मैंने वो पार्ट बताया था ABCD करके। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा होगा अभी आगे चल के, और अगर वो टेबल याद है तो वो कंफ्यूजन 1 सेकंड में सॉल्व कर दोगे। यहां तक कोई डाउट? समझे इसको आगे? पार्ट बी आता है। पार्ट बी में टोटल, अच्छा भारत की बात करें तो भारत में पार्ट बी में कुल कितनी रियासतें थी? 275। सबसे नंबर के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा रियासतें थी पार्ट बी में, थी 275 के करीब थी। लेकिन मध्य प्रदेश में कितनी थी टोटल? कुल 16 रियासतें थी। इन 16 रियासतों को मिलाकर के क्या बनाया गया था? पार्ट बी का निर्माण किया गया। पार्ट बी की बात करें तो कितनी रियासतें थी मध्य प्रदेश में? 16। और ये जो हिस्सा देख रहे हैं आप लोग, ये था हमारा पार्ट बी। टोटल रियासतें 16। टोटल रियासतें 16। इसका नाम रखा गया था क्या? मध्य भारत। मध्य भारत या मालवा यूनियन। मालवा यूनियन। समझ में आया? मालवा यूनियन क्यों? क्योंकि ये जो मोस्टली ये वाला जो एरिया है मध्य प्रदेश का, इसको कहते हैं मालवा।
समझ में आया? तो पार्ट बी में कितनी रियासतें थी? इस एरिया की जितनी भी छोटी बड़ी 16 रियासतें थी, इनको एकत्रित किया गया और एक स्टेट बनाया गया, नाम था मध्य भारत या मालवा यूनियन, और यह शामिल हो गया पार्ट बी में। यहां तक कोई डाउट? अब इन 16 रियासतों में सब पे बात नहीं करनी है, बस दो जो मुख्य रियासतें थी उनके बारे में आपको समझ। जिले कितने थे? इसमें उल्टा हो गया, सॉरी। अब ठीक है? टाइपिंग मास्टर, ठीक है, चलो देखते हैं। दो सबसे बड़ी रियासतें कौन सी थी? सिंधिया और होलकर। सिंधिया और, अभी नाम बस याद रख लो, अभी मैथ में डीप में समझेंगे। दो सबसे बड़ी रियासतें कौन सी थी? एक सिंधिया और दूसरा होलकर। अस्तित्व में कब आया? 28 मई 1948। ठीक है, थोड़ा मैथ पे डिस्कशन करते हैं। ये जो रियासतें थी, ये वाला जो एरिया था मध्य प्रदेश का, इसको मिलाकर बनाया गया था मध्य प्रांत या मालवा यूनियन। यहाँ पर दो मुख्य रूप से रियासतें शासन कर रही थी। क्या नाम था इस वाले हिस्से में? इस वाले हिस्से में किसका शासन था? सिंधियाओं का। किसका शामिल था? किसका हिस्सा था यहाँ पे? सिंधियाओं का। ठीक है, ये जो हिस्सा था इंदौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ वाला, ये जो एरिया था, यहाँ पर रूल कौन कर रहे थे? कौन कर रहे थे? होलकर। किसने रूल किया था? होलकर ने। बस अब यहीं से पैंच फंसना चालू होता है। 1947 में मैंने बताया था, 1947 से 1915 तक राज्यों को एकीकृत करने का काम चल रहा था। उसके साथ में अंतरिम सरकार भी काम कर रही थी। इसके प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल। उस अंतरिम सरकार में ये जो देशी रियासतें थी, इनको मिलाने की जिम्मेवारी किसकी थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। एक कहानी के थ्रू इसे समझते हैं। ठीक, तो जो जितनी भी छोटी छोटी या बड़ी रियासतें थी, वल्लभ भाई पटेल आते हैं, सबसे पहले मिलते हैं महाराष्ट्र से। कहाँ के? ग्वालियर के। किसका रूल था? सिंधिया का। और यहाँ पर 1947 से बात कर रहे हैं या 48 की, तो यहाँ पर महाराजा थे कौन? जीवाजी राव। महाराजा कौन थे? जीवाजी राव सिंधिया। फेस टू फेस बात होती है किससे? जीवाजी राव सिंधिया से। किसकी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। कहते हैं महाराज साहब, हम एक अखंड भारत या फिर भारतीय संघ का निर्माण कर रहे हैं। उन्होंने कहा अच्छी बात है भाई, सरदार जी बताइए क्या मदद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो आपका ग्वालियर राज्य है, कि जो जहां तक सीमा है, रियासत है, इसको उसमें मिलाना है। ठीक है, इतनी सी ही बात। उन्होंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मिला देते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मिला तो देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम वो महाराजा, अब जब कोई भी राज्य, कोई भी रियासत भारतीय संघ में मिलेगी, तो सीरियसली ये सोच सकते हैं हम लोग कि भाई आराम से जो महाराजा है उसका स्टेटस समाप्त होगा। क्यों? क्योंकि अब लोकतंत्र में प्रवेश कर रहे हैं हम लोग। तो उन्होंने कहा कि इसके बदले में हमें क्या मिलेगा भाई? उन्होंने कहा हाँ ठीक है, सोचने वाली बात है, आपका सवाल भी वाजिब है। फिर वो कहते हैं ठीक है, मैं आपका इसका उत्तर दूंगा, आपको क्या मिलेगा। फिर आते हैं वो इंदौर, और इस इंदौर वाले क्षेत्र में उस टाइम पे होलकर राजवंश का सत्ता शामिल थी। इसमें शासन कर रहे थे महाराजा यशवंत राव होलकर। महाराजा यशवंत राव होलकर। सेम वही की वही बात उन्होंने इनके सामने दी, तो इनका भी सेम का सेम क्वेश्चन उनसे रहा। नेहरू जी ने, वल्लभ भाई पटेल ने आपस में डिस्कशन किया कि भाई दोनों देने के लिए तैयार हैं, भारतीय संघ में मिलने को तैयार हैं, कोई ऐसा इशू नहीं होगा, लेकिन वो उनका एक क्वेश्चन है कि हमें क्या मिलेगा। उन्होंने कहा ठीक है भाई, उनको बुलाइए आप। दोनों की आपस में बैठ के बात हुई। बोलकर यशवंत राव सिंधिया जी भी गए, जीवाजी राव भी गए। उन्होंने कहा कि देखिए, हम आपसे कुछ नहीं छीन रहे, जो है वैसा का वैसा रहेगा।
हमसे पहले भारतीय संघ में लोकतंत्र से पहले किसका शासन था? अंग्रेजों का शासन था। दोनों ने कहा कि बिल्कुल था। उन्होंने कहा कि आपकी जो बाहरी व्यवस्था थी, विदेशी मामले थे, कौन देखते थे? उन्होंने कहा अंग्रेज देखते थे, तो बस वो हमें दे दीजिए। संचार व्यवस्था कौन देखता था? उन्होंने कहा कि अंग्रेज देखते थे, ब्रिटिशर्स देखते थे। उन्होंने कहा बस वो हमें दे दीजिए। आपके बाहरी मामले, आपकी सुरक्षा कौन करता था? उन्होंने कहा कोई नहीं जी, अंग्रेज करते थे, ब्रिटिशर्स करते थे। उन्होंने कहा ये भी हमें दे दीजिए। कुछ नहीं छीनना है, जो था वैसा का वैसा है, बस जो अंग्रेजों के पास था वो हमें दे दीजिए। और कौन कौन सी चीज थी? मोस्टली 3 चीजें जो मैं बता चुका। ठीक है। और आपका जो पदवी है या आपका जो, ठीक है, क्या है आपका जो दायित्व बनता है वो सेम रहेगा। हम मालवा यूनियन बना रहे हैं, मध्य प्रांत बना रहे हैं, और इसमें क्या करेंगे कि भाई जो महाराज राज्य प्रमुख का एक हम स्टेटस रखते हैं। क्या रखते हैं? राज्य प्रमुख का स्टेटस रखते हैं। और राज्य प्रमुख कौन होगा इस मालवा यूनियन या मध्य भारत प्रांत का? शिवाजी राव सिंधिया। और यशवंत राव होलकर जो महाराज थे, उन्होंने कहा ठीक है भाई, ये तो राज्य प्रमुख बन गए, फिर हम, अरे हमसे भी तो ले रहे हो आप, हमारा भी तो होलकर जो राजवंश का एरिया है, इंदौर, महेश्वर, खंडवा, खरगोन वाला, हम भी तो दे रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है साहब, आपको क्या बनाते हैं हम? उपराज्य प्रमुख। क्या बनाया उन्हें? उपराज्य प्रमुख। तो फिर क्या होता है, दोनों एग्री हो गए। उन्होंने कहा ठीक है भाई, तो ज्यादा कोई चेंजेस भी नहीं था। वहां भी राजा थे अंग्रेजों के समय पे भी दोनों, यहां भी राजा बनाए रखा है। राज्य प्रमुख बनाया, इसका मतलब एक राजा ही है। उपराज्य प्रमुख मतलब उपराजा। तो स्टेटस दोनों का सेम या बराबर रहा अंग्रेजों के समय काल में। और जो ज्यादा कुछ छीना भी नहीं, जो पावर अंग्रेजों के पास थे वो किसने ले लिए? भारत सरकार ने ले लिया, भारतीय संघ में विलय हो गया। शिवाजीराव सिंधिया का नहीं, होलकर रियासत और सिंधिया रियासत। यहां तक किसी को कोई डाउट? अब मैटर सॉल्व। अब बात आती है, वहां तो देखो सेपरेट राजधानी बन गई थी नागपुर। अब बात आती है कि मध्य प्रांत जिसका हमने गठन किया है मालवा यूनियन की राजधानी क्या होगी? तो राजधानी रखा गया, कहा कि अब इसकी राजधानी होगी ग्वालियर। क्या होगी राजधानी? यशवंत राव होलकर जी कहते हैं यहां हम समझौता नहीं करेंगे भाई। बोलते हैं क्यों? इसलिए समझौता नहीं करेंगे कि आपने वहां राज्य प्रमुख बनाया, हमने कहा ठीक है, उनके पास ज्यादा एरिया था, हमारे बड़े भाई जैसे हैं, हम बना देते हैं राज्य प्रमुख। हमने उपराज्य प्रमुख बनना बनना ठीक समझा। अब यहां ग्वालियर को राजधानी बना रहे हो, हमारे इंदौर में क्या बुराई है? नहीं है ना कोई बुराई। शिवाजीराव महाराज बोलते हैं कि तुम इंदौर, हमारे ग्वालियर में क्या बुराई? हमारे पास जिब्राल्टर और फोर्ट है, किलों का रत्न है, जेवलास पैलेस है, ठीक है, इतना अच्छा एरिया है, जंगल है, पहाड़ है, नदियां हैं, क्या बुराई है ग्वालियर को राजधानी बनाने में? शिवाजी राव, वो यशवंत राव जी बोलते हैं कि सही कह रहे हैं, आपके पास जयविलास है, जिब्राल्टर और फोर्ट है, नदियां हैं, सब कुछ। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बोलते हैं ठीक है ग्वालियर राजधानी। तो यशवंत राव जी बोलते हैं कि सर हमारी भी कुछ बात सुनिए, हमारे पास भी राजवाड़ा है, हमारे पास भी महेश्वर फोर्ट है, इनके पास चंबल है, तो हमारे पास नर्मदा जी है, और सबसे बड़ी बात, हम क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया है। हम भारत का सबसे क्या है, स्वच्छ शहर है। किसने कहा था? क्यों नहीं है क्या इंदौर? हरास क्यों रहे? पहले थोड़ी था, तुम देख के आए हो। नहीं था? अच्छा, कितने लोग बोलते हैं कि पहले नहीं था? देख के आए हो? ठीक है। फिर ये तय होता है कि दोनों राजी नहीं थे, ना वो कह रहे थे कि ग्वालियर पूर्णकालिक राजधानी बने, ना ये शामिल हो रहे थे कि भाई पूर्णकालिक राजधानी इंदौर को बनाया जाए। तो बीच का रास्ता निकाला गया, और 6 महीने के लिए ग्वालियर और 6 महीने के लिए राजधानी बनाया गया इंदौर को। अब 6 महीने कौन से? जो शीतकालीन 6 महीने होंगे वो कौन होगा? ग्वालियर राजधानी होगी। और जो ग्रीष्मकालीन 6 महीने होंगे उसमें राजधानी क्या होगी? इंदौर होगी। ठीक है, ये सिंपल है। बाकी अब जब राज्य बना है तो मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री कौन होंगे?
लीलाधर जोशी, ये सुजालपुर के रहने वाले थे। कहाँ के? सुजालपुर, शाजापुर और सीहोर के पास में सुजालपुर, वहां के रहने वाले थे। कौन? पंडित लीलाधर जोशी, जिसको क्या बनाया गया? मध्य प्रांत या मालवा यूनियन के पहले, और पहले राज्यपाल कौन बने? बाबू तखतमल जैन। बाबू तखतमल जैन, ये कहाँ के रहने वाले थे? विदिशा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? तो इस तरीके से पार्ट बी कंप्लीट होता है मध्य प्रदेश का। यहां तक कोई डाउट?